फैक्ट नंबर 1, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों की मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप होती है। गैसों में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन और करीब 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह होता है। हमें अपने आसपास का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी होती है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीज़ें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नजर नहीं आती। पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोक लेते हैं और यही रोशनी टकराकर चारों ओर फैल जाती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो आसमान नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती हैं, लेकिन कुछ उल्कापिंड बड़े होते हैं और पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब करता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 3, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो कि सूर्य के प्रकाश को चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है और तारे दिखाई नहीं देते। जबकि चांद पर जहां वायुमंडल नहीं है वहां पर दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाती है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। फैक्ट नंबर 5, मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती। मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों को जाल से निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है। मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है, वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बनाती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे वाला पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल से फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और धूल के कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती, इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी बजाय मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिस पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, छिपकलियां दीवारों पर चिपककर कैसे चलती हैं। छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है, जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार में चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी छिपकली को दीवार पर चलने के लिए सहायक होता है। फैक्ट नंबर 7, चींटियां एक लाइन में कैसे चलती हैं। चींटियों में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलता है। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श श्रृंगिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चलती जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी की फेरोमोन्स का रिसाव करती हैं, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन से यह पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 8, आसमान में बिजली क्यों चमकती है। बादलों में नमी होती है। यही नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और यही जल कण आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ समूह ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। फैक्ट नंबर 9, उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है। उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। यह एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता जितना कि रात में।
और जिन पक्षियों को रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, पहले मुर्गी आई या अंडा। दोस्तों, जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास कृमक के रूप में हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे में पहले कौन आया, इस प्रश्न का कोई मायने नहीं है, क्योंकि इन दोनों का विकास एक साथ एक क्रम में हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सही वीडियो आपको मिल सके।